हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। सो गाइज, आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स, सारे कंसेप्ट्स एग्जांपल के साथ। इसी कंप्लीट एक वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसा कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, मैं थोड़ा सा 9th क्लास के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के कुछ पॉइंट्स को मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे उसमें कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स, वो नंबर्स का सेट जो 1 2 3 4 एसेट्रा इस तरीके से चलता है। एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम नेचुरल नंबर्स को, और इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। होल नंबर्स अगर जीरो इंक्लूड कर दिया जाए नेचुरल नंबर्स के अंदर, तो ये हमारा सेट जो है वो होल नंबर्स का बन जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे इंटीजर्स में, होल नंबर्स में जितने भी हमारे नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको, साथ ही साथ में ये नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, इनको एक साथ लिख दिया जाए, ओके, तो ये हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं जिनको जिनको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं ऐसे नंबर जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, ओके, जहाँ पर p एंड जो क्यू हैं वो क्या हो, हमारे इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स का मतलब इनमें कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी नेगेटिव हो सकता है, ओके। साथ ही साथ में क्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, डेट मीन्स डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ 1/2, 3/5, 8/9, आप इसको -8/9 भी कर सकते हो, ओके। यहीं पर अगर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। साथ ही साथ में इनके जो डेसिमल एक्सपेंसेस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम इन सभी नंबर्स को पैक कर देते हैं एक के अंदर, तो ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, रियल नंबर्स। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स भी रेशनल की फॉर्म में लिख के जा सकते हैं, होल नंबर्स को भी रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, नेचुरल नंबर्स को भी रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एक तरीके से ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स में कैटेगराइज हो जाते हैं। इरेशनल नंबर हमारा अलग होता है, तो इसीलिए मैंने ये कहा कि ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो सब हमारे रियल नंबर्स बन जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारी थ्योरम 1.1। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इस थ्योरम के हिसाब से सभी कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है, ठीक है, और इस पर नंबर्स का जो ऑर्डर है का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पर कंपोजिट और प्राइम नंबर हाईलाइट किए हुए हैं, तो इनको बता देते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, टू और मोर फैक्टर्स, ठीक है। बट प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ वन या वह नंबर खुद इटसेल्फ फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे प्राइम नंबर, और इस तरह से होता है हमारे कंपोजिट नंबर। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, 140 मैंने लिया, ओके। 140 को हम ब्रेक करते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 70 लिख सकता हूँ। 70 को मैंने ब्रेक किया 7 × 10 में, ओके। अब 10 को मैंने ब्रेक किया 2 × 5 में, राइट, ठीक है। तो ये मैंने एक प्राइम फैक्टर ट्री बना दिया। अब यहाँ से देखिए फैक्टर्स हमें मिलते हैं 2 × 2 × 5 × 7, ओके। तो 2 2 5 7 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, और 140 हमारा कंपोजिट नंबर है। तो इस कंपोजिट नंबर को हमने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, ठीक है। और ऑर्डर का फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं इसको 5 × 2 × 7 × 2 कर दूं तो भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 140 ही आएगा। प्रोडक्ट के केस में ऑर्डर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट, जिसमें पहली एप्लीकेशन है कि टू एक्सप्लोर when exactly the decimal expansion of rational number is terminating and when it is non-terminating repeating, okay। 9th क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम ये देखते थे कि जो हमें रेशनल नंबर दिया हुआ है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा
या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डेनोमिनेटर में हम ये देखते थे कि वहां पर 2 की पावर m या 5 की पावर n के फैक्टर्स अवेलेबल हैं या नहीं। अगर अवेलेबल होते थे तो वो टर्मिनेटिंग होता था, अगर अवेलेबल नहीं होते थे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता था। 10th क्लास में हम इस मेथड का यूज करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, जो कि हम अनजाने में इस प्रोसेस को हम छोटी क्लास से करते हुए आ रहे हैं, राइट। साथ ही साथ में कोई भी नंबर x की पावर n है और n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, क्या वह 0 से एंड हो सकता है? इसको चेक करने के लिए भी हम इस थ्योरम का यूज करते हैं। और लास्ट में टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स लाइक √2, √3, √5, √2, √3, √5 की जो इरेशनलिटी है वो प्रूव करने के लिए भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं अपने इस वाले एप्लीकेशन के बारे में जहां पर एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से हमारे पास कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, अगर हम उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट देखें तो वो जो प्रोडक्ट होता है उन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, राइट। जैसे कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ए एंड बी, ये हमारे दो नंबर हैं। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालता हूँ और एलसीएम निकालता हूँ, मल्टीप्लाई कर देते तो इनका प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी के बराबर होगा। ओके, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। यहाँ पर हम दो नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं नंबर 6 और दूसरा नंबर ले लेते हैं हम 20। ओके, तो हम फैक्टर्स निकालते हैं। 6 के फैक्टर्स निकलते हैं हमारे कितने, 2 इंटू 3, और 20 के फैक्टर्स हो जाते हैं हमारे कितने, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पर अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर देखें तो ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए एचसीएफ क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। लेकिन अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में जो कॉमन था नंबर वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ में जो नंबर रह गए हैं, फैक्टर जो रह गए हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर 2 तो ये कॉमन आ गया। अब आप बात करते हैं इस वाले 2 की, फिर लिख लेते हैं 3 को भी और फिर लिख लेते हैं 5 को भी। और अगर इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60 हो जाता है। तो एलसीएम कितना आया हमारा, 60। अब हम फॉर्मूले में देखते हैं, नंबर हमारे पास क्या था, 6 मल्टीप्लाइड बाई 20। एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ ऑफ 6, 20 मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ऑफ 6, 20। यहाँ पर मैं ये इसलिए आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ए एंड बी यानी वही नंबर्स हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो 6 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो कितना आएगा, 120। एचसीएफ कितना आया था इन दोनों नंबर्स का, 2 आया था। एलसीएम कितना आया, 60 आया। तो इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है हमारा 120। तो 120 इज इक्वल्स टू 120 और यहाँ पर ये हमारा प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव। इसी फॉर्मूले से हमारे दो तीन छोटे छोटे फॉर्मूले और निकल के आते हैं कि अगर मान लीजिए हमें एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ क्या है, गिवन है, और नंबर्स भी गिवन है। एचसीएफ नंबर्स ये दोनों क्या है, हमें गिवन है, और हमसे बोल रहा है कि आप एलसीएम निकालिए, ठीक है। या एलसीएम गिवन होगा तो एचसीएफ पूछेगा, तो उससे रिलेटेड जो हमारे कुछ रिलेशंस बनते हैं, फॉर्मूला इन्हीं फॉर्मूले से हमारे बन जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो पूछ रहा है उसको अपनी लेफ्ट साइड में रखिए, ठीक है ना। यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, मैंने एलसीएम अपनी जगह पे छोड़ा है क्योंकि एलसीएम मेरे से पूछा गया जाएगा। बाकी क्या बचा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को अगर हम डिवाइड कर देते हैं उन नंबर्स के एचसीएफ से तो हमारा एलसीएम आ जाता है। सेम अगर इस एचसीएफ की बात की जाए तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को डिवाइड कर दें अगर हम नंबर्स के एलसीएम के साथ तो हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा। और एक और है कि अगर हम अदर नंबर पूछ रहा है, ठीक है ना, वन नंबर गिवन है, मान लीजिए ए गिवन है, ए और बी अगर पूछ रहा है तो जो एलसीएम होगा इनका और एचसीएफ होगा उन दोनों के प्रोडक्ट को हम डिवाइड करेंगे। अगर ए पूछ रहा होगा तो बी से डिवाइड करेंगे और बी पूछ रहा होगा तो ए से डिवाइड करेंगे, यानी कि एक अलग नंबर से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अपना एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है,
कि HCF ऑफ 306 एंड 657 दिया हुआ है 9, तो हमसे वो पूछ रहा है एलसीएम बताइए। तो देखिए नंबर आपको दिया हुआ है, एक बराबर कितना है 306 और बी बराबर कितना है 657 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। सिंपल सी बात है, एलसीएम पूछ रहा है। इसको दो तरीके से करेंगे, एक तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला छोटा सा हमने ड्राइव किया था उससे करते हैं, और एक मेन फॉर्मूला, दोनों से करके बताता हूँ। तो जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसको लेते हैं, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, नंबर्स का प्रोडक्ट अपॉन में एचसीएफ जो दिया हुआ है। तो नंबर्स क्या है हमारे पास 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 से उसको डिवाइड करेंगे, 9 7 जा 63 एंड 9 3 जा 27, तो ये हो जाता है 306 मल्टीप्लाइड बाई 73, जो कि आ जाता है हमारा 22,338। ओके राइट। अब मैंने बोला कि अब हम इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं। मेन फॉर्मूला जो क्या था वो था HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू बी, ये मेन फॉर्मूला है। वैल्यू डाल देते हैं, A क्या है 306, B क्या है 657। ओके, HCF हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाइड बाई LCM। LCM से पूछ रहा है तो LCM अपनी जगह पर ही रहेगा, बाकी 306 मल्टीप्लाई बाई 657 और ये 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब आप देखिए, ये जो मैंने थोड़ा सा ड्राइव किया था फॉर्मूला, ये उसी स्टेप पर आकर पहुंच गया है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए फटाफट से, 73 टाइम्स आएगा और फिर 306 का मल्टीप्लाई 73 से करते हैं तो 22,338 आपका आ जाता है। ओके, तो ये छोटे से कंसेप्ट था, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सो डैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n where n belongs to n can never end with a digit 0। हमें ये बताना है कि 4 की पावर n जो है वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ओके, इफ 4 to the power n ends with digit 0, that means it must be divisible by 10। और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 10 क्या हो गए हमारे 2 एंड 5। ओके, अब 2 एंड 5 का मतलब है कि 4 to the power n must have 2 and 5 as its फैक्टर, है ना। अगर देखो कोई भी नंबर है वो अगर उसके लास्ट में 0 आ रहा है तो सीधी सी बात है वो पहले 10 से डिविजिबल होगा, और 10 से डिविजिबल होने का मतलब है कि 10 के जो फैक्टर हैं वो उसके अंदर होने चाहिए। 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 5, तो 4 की पावर n जो है उसमें 2 और 5 एज इट्स फैक्टर होने चाहिए। बट अगर हम यहाँ पर 4 की पावर n को फैक्टर की फॉर्म में लेके आते हैं तो ये 2 की पावर 2 की पावर n और ये हो जाता है 2 टू द पावर 2n। ओके, 2 टू द पावर 2n। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, यहाँ पर हमें दिखता है हेयर 5 इज मिसिंग। 5 क्या है, मिस हो रहा है एज इट्स फैक्टर, एज इट्स फैक्टर। अब 5 यहाँ पर मिस हो रहा है उसके फैक्टर के लिए, ठीक है। हेंस इसीलिए 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। इसीलिए 4 की पावर n जो है वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगी। 4 टू द पावर n जो है वो कभी भी उसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी भी चीज के लिए पूछे, 6 की पावर n के लिए पूछे, ओके 9 की पावर n के लिए पूछे, 27 की पावर n के लिए पूछे, 101 की पावर n के लिए पूछे, x की पावर n के लिए पूछे, अगर वो इस तरीके से पूछ रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट में अगर 0 आता है डेट मीन्स वो नंबर जो होगा
वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 10 से, और 10 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब 2 और 5 ये दोनों उसके फैक्टर्स होने चाहिए, और दोनों में से कोई भी मिसिंग हुआ, ओके, कोई भी एक मिस हुआ या दोनों ही नहीं है, तो वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13। ओके, दूसरा है 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5। अब हमें इन दोनों को क्या बताना है, कंपोजिट नंबर बताना है, एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 13 को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा यहाँ क्या बनता है, 7 मल्टीप्लाई 11, ओके, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, राइट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हो गया 13, 7 का मल्टीप्लाई मैंने 11 से किया तो कितना हो गया 77, प्लस 1 करता हूँ तो होता है 13 और ये हो जाता है 78। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि 13 मल्टीप्लाई इस 78 को, तो यहाँ पर इसके दो फैक्टर निकल के आते हैं, 13 इंटू 6, ओके, 13 6 78। तो यहाँ पर हेयर 13 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। दिए हुए एक्सप्रेशन के 13 और 6 ये फैक्टर्स हैं, ओके, सो इट इज कंपोजिट नंबर, इसीलिए ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 5 और ये 5 दोनों मौजूद है तो यहाँ से 5 हमने कॉमन निकाल लिया, ये हो जाता है 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1008 प्लस 1, और ये हो जाता है 5 इन ब्रैकेट में 1009, और यहाँ पर 1009 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, राइट, ब्रेक हो चुका है। तो इसमें इस एक्सप्रेशन के लिए 5 एंड 1009 are the factors of given expression। ये दिए हुए एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, इसीलिए सो इट इज कंपोजिट नंबर, इसीलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारी थ्योरम 1.2 जो कहती है let p be a prime number and a be a positive integer if p divides a square then p divides a। कहने का मतलब ये है कि p अगर कोई प्राइम नंबर है और a को पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर p नंबर जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, ओके। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम p इक्वल्स टू 3, ओके, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू ले लेते हैं 36, ओके। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, दैट मीन्स 36 इज डिविजिबल बाई 3 इक्वल्स टू 13, कंडीशन ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, तो 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाता है। अगर आप इसको सरल भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं कि p जो कि प्राइम नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.3 कहती है प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अब देखिए कि कोई भी ऐसा सच डायरेक्ट मेथड नहीं है कि हम ये बता सके कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि रूट 2 इज रेशनल नंबर, रूट 2 इज रेशनल नंबर, और अगर रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटर्न इन
the form of A upon B where A and B are integers and b इज नॉट इक्वल टू 0 और b क्या है, 0 के बराबर नहीं है। रूट टू रेशनल नंबर है तो इसलिए रूट टू इक्वल टू मैं a अपॉन बी लिख सकता हूँ। एक चीज और बता देते a अपॉन बी के बारे में कि a एंड b जो हैं ये को प्राइम नंबर्स हैं। और को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे पेयर्स जिनका HCF जो है वो क्या हो, 1 होता है। ओके, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन both sides 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से हमको मिलता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। हेयर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 2 also divides a for some पॉजिटिव इंटीजर c। 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा किसी इंटीजर c के लिए, और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही थ्योरम 1.2 में पढ़ा था। तो हम यहाँ पर इसको ये लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2c। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल्स टू 2c इन b स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ओके, अब a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमें मिलता है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाता है 2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4c का होल स्क्वायर, और 2 से ये कट जाता है 2 टाइम्स तो बचता है b स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हमें मिलता है b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, और इसको 2 को इधर ले आएंगे b के नीचे तो हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ पर फिर से क्रिएट हुई है। हेयर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 2 also divides b for some पॉजिटिव इंटीजर t, तो b इक्वल्स टू हो गया 2d। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला, 10 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है किसका, a एंड b का, क्योंकि 2 ने यहाँ पर a को भी डिवाइड कर दिया और यहाँ पर b को भी डिवाइड कर दिया। बट लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, contradicts the fact that A and B have no common factor, no common factor other than 1। यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ फैक्ट वो ये हुआ कि ए और बी का 1 के अलावा कोई और भी फैक्टर नहीं हो सकता। ओके, तो द कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से हुई, हमारे गलत एजम्पशन की वजह से। और हमने क्या गलत एज्यूम किया कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। तो द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption, तो रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि
कभी भी कोई भी अगर आपको इस तरह का नंबर इरेशनल प्रूव करना है तो आपको सबसे पहले उसे रेशनल नंबर मानना होगा, और रेशनल नंबर अगर माना है तो वो a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर a और b सिर्फ इंटीजर ही नहीं वो कोप्राइम नंबर्स भी हैं, और कोप्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आप ये पाओगे कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 a को भी डिवाइड करेगा किसी इंटीजर के लिए। तो यहाँ पर 2 ने a को डिवाइड किया, फिर इस वैल्यू को पुट करेंगे आप ऊपर, तो आप आगे फॉरवर्ड चलेंगे, आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा कि 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर 2 जो है वो a एंड b दोनों का कॉमन फैक्टर निकल के आता है, और इस वजह से एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो हो जाती है, क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, और इसीलिए √2 क्या हमारा रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, और फैक्ट कौन सा कॉन्ट्राडिक्ट हुआ था यहाँ पर? फैक्ट ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ था कि a और b का कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि a और b तो को प्राइम नंबर्स थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमें याद रखने की है कि सम का मतलब एडिशन और डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो रेशनल और इरेशनल के बीच में अगर आप सम करते हैं या अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इनका जो एंड रिजल्ट इरेशनल ही होता है। ठीक इसी तरीके से नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब होगा जीरो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, हम यहाँ पर जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड कोशेंट मीन डिवीजन करके जो आंसर आता है। सो प्रोडक्ट मीन्स 3√5 और यानी एंड आप ये लिख सकते हो 7/√2, इनका एंड रिजल्ट इरेशनल ही होगा। ये होता है हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश। होप आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन काफी बेटर समझ में आया। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।